हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बोरे। मेरा नाम अभिनव कुमार बोरे है और हम क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज में नेक्स्ट क्लास लेकर आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हैं। और इस क्लास में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो शायद आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है वास्तविकता में पृथ्वी पर चलने वाली पवनें। फाइन, हम क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। हमने स्टार्ट करा था कि किस प्रकार जो है पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण होता है। निर्माण के पश्चात हमने इसकी प्रमुख गैसेस देखी। गैसेस को देखने के पश्चात हमने कुछ एलिमेंट्स या कुछ डायरेक्शंस पर डिस्कशन करा। हमने क्लाउड्स भी देखे और इसके बाद हमने अभी बेसिकली कोर क्लाउड वाला टॉपिक कवर नहीं करा है। पहले हमें पवनें देखनी होंगी और जब आप पवनों का चैप्टर कंप्लीट करते हैं तब हम मेघों की ओर अर्थात क्लाउड्स की ओर बढ़ेंगे। क्लियर। और इसी सीरीज में मैंने आपको, इसी कंटिन्यूएशन में मैंने आपको जो है वो पृथ्वी की वायुदाब पेटियों को भी बेहतर तरीके से समझाया था। फाइन, हमने जो है वो त्रिकोशिकीय डायग्राम भी देखा था। क्लियर हुआ। फाइन, अब आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है पृथ्वी पर चलने वाली पवनें। कितने प्रकार की होती है, कैसे चलती हैं, ये लगभग इट विल टेक अराउंड 2 days का टाइम। ये लगभग 2 दिन का समय लेगा, 2 वीडियोस लगेंगे और इससे आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी पर पवनों का प्रवाह होता है। पॉइंट क्लियर है। चलिए अब देखें बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं जो पवनें हैं, फाइन, ये होती कितनी प्रकार की हैं। फाइन, तो देखिए मैं पहले आपको एक चीज क्लियर करूं बच्चों कि विंड और एयर यानी कि पवन तथा वायु, इनके बीच में अंतर क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फाइन, जब कभी किसी वायु राशि में आपको गति दिखाई दे इस डायरेक्शन में, यानी कि क्षैतिज में आपको गति दिखाई दे, यानी कि आगे या पीछे उस पवन का, उस वायु राशि का प्रवाह है, तो बच्चों याद रखिएगा उसे कहा जाता है विंड या उसे कहा जाता है पवन। क्लियर है। और यह याद रखिएगा कि अगर किसी वायु राशि का प्रवाह ऊपर या नीचे की ओर है तब उसे कहा जाता है वायु या एयर। क्लियर। तो याद रखिए, यदि किसी वायु राशि का प्रवाह आगे पीछे, फॉर एंड बैक इस प्रकार का हो तो उस वायु राशि को आप पवन कहते हो बच्चों। और यदि किसी वायु राशि का प्रवाह इस प्रकार से हो कि वो नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उस कंडीशन पे उस वायु राशि को आप वायु, हवा या एयर ये कहते हो। क्लियर हो गई पॉइंट। फाइन, तो याद रखिए हम पृथ्वी पर चलने वाली पवनों के बारे में पढ़ रहे हैं। और पवन से हमारा आशय क्या है बच्चों? पवन से हमारा आशय है उस प्रकार की वायु राशि जो आगे पीछे की दिशा में यानी कि क्षितिज के समानांतर चलती है, ना कि ऊर्ध्वाधर। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए तो बच्चों हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी पर चलने वाली प्रमुख पवनें कौन सी हैं। अब देखिए, मैं जो विंड्स हैं या जो पवनें हैं इन्हें 3 पार्ट में बाइफरकेट करने वाला हूं, 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। अब ये 3 कौन कौन सी पवन है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। फाइन, देखिए सबसे पहली वो पवन है जो स्थायी है। स्थायी से मेरा आशय क्या है? स्थायी से मेरा आशय है कि ये पवनें साल भर चलती हैं। क्लियर। फाइन, तो याद रखिए ये है स्थायी पवनें। क्लियर। अब देखिए जो स्थायी पवनें हैं ये कितने प्रकार की होती हैं तो इसे हम पढ़ चुके हैं। फाइन, ये 3 प्रकार की होती हैं। फाइन, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका आंसर दें कि ये 3 पवनें कौन कौन सी हैं। क्लियर। अब ये 3 पवनें कौन सी हैं तो वीडियो को यहां पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद आप इसे बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर। देखिए ये 3 पवनें वास्तविकता में सबसे पहली है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें,
क्लियर। दूसरी है पछुआ पवने, पछुआ पवने। और बच्चों तीसरी पवन है पूर्वा पवने। अब बच्चों यहां ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि व्यापारिक पवने जो है वो किस दिशा की ओर चलती हैं, किस प्रकार से ये किसी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, तो हमारे डिस्कशन का ये पार्ट नहीं है। क्लियर। चलिए अब देखें दूसरी जो पवन है, इस पवन को कहा जाता है आवधिक पवने। अब ये आवधिक पवने क्या होती हैं बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। वो पवने जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात किसी क्षेत्र में हमेशा आती हैं, उन्हें उस क्षेत्र के रिस्पेक्ट में, उस क्षेत्र के सापेक्ष में हम कहते हैं कि यह वहां की आवधिक पवन है। किस प्रकार से, तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में मानसून, ये जो पवन है या ये जो वायु राशि का आगमन है, ये हर वर्ष होता है। फाइन। लगभग 21 जून के आसपास, 21 जून के आसपास भारत में लगभग इस डेट के आसपास आपको दिखेगा मानसून का आगमन होता हुआ। तो ये एक आवधिक पवन का उदाहरण है। और याद रखिए सिविल सेवा की परीक्षा में अगर आपको आवधिक पवन पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसका यह मानना है कि आप उसे उत्तर में मानसून के बारे में समझाएं। फाइन। क्लियर। अब देखें, एक हो गई हमारी स्थायी पवनें, एक हो गई हमारी आवधिक पवनें, और अब जो लास्ट पवन है यह कहलाती है स्थानीय पवनें। इन्हें कहा जाता है स्थानीय पवनें। अब बच्चों ये स्थानीय पवनें क्या होती हैं, तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत टफ नहीं है ये, बस आपका कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। स्थानीय पवनों का मतलब है वो पवनें जो किसी बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं चल रही हैं, यानी कि पूरे के पूरे, यहां आप इन दोनों को देखेंगे तो ये पूरे के पूरे महाद्वीप में, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में या सब कॉन्टिनेंट में चलती हैं। परंतु वहीं अगर आप देखें तो स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में चलती हैं। अब यहां छोटे से हमारा आशय कितना छोटा है, तो जैसे ही मैं आपको इसका नाम बताऊंगा और इनके क्षेत्र बताऊंगा, आप बहुत आराम से और बहुत इजीली इस चीज को समझ पाएंगे कि स्थानीय पवनें कितने बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। क्लियर। फाइन। तो देखिए स्थायी, आवधिक, स्थानीय। अब जो स्थानीय पवन है बच्चों, इस स्थानीय पवन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ये दो प्रकार की होती हैं। एक वो स्थानीय पवन जो चलती है किसी भू आकृति के कारण। क्लियर। और एक वो पवनें जो चलती हैं सिर्फ और सिर्फ किसी क्षेत्र में, मतलब ये किसी भू आकृतिक या किसी भू आकृतिक क्षेत्र में बस चलती है। और कुछ ऐसी पवनें होती हैं जो एक कंपैरेटिव इन क्षेत्रों के कंपैरिजन में थोड़े बड़े एरिया में, बट उनको चलाने के पीछे उस क्षेत्र की भू आकृति का कोई योगदान नहीं होता। यानी कि एक स्थानीय पवन वो है जिसके चलने के पीछे का कारण उस क्षेत्र की भू आकृति है, और एक पवन वो है जो उस स्थान विशेष पर चलती है पर उसका उस क्षेत्र की भू आकृति से बहुत लेना देना नहीं है, यह मात्र उस क्षेत्र में जलवायुवीय परिस्थितियों के कारण उपस्थित है। क्लियर। तो एक वो पवन है स्थानीय जो किसी भू आकृति विशेष के कारण चलती है, और एक है जो उस क्षेत्र की जलवायुवीय परिस्थितियों के कारण चलती है। अब जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा ना बच्चों, तो आप बहुत आराम से इस चीज को समझ जाएंगे। फाइन। तो पहले इस डायग्राम को अपने दिमाग में उतारें कि पवनें तीन प्रकार की हैं, स्थायी पवनें, आवधिक पवनें और स्थानीय पवनें।
फाइन, और ये इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन है। अभी हम आगे चलना स्टार्ट करते हैं, ये कंप्लीट नहीं है बच्चों। फाइन, अब आए बच्चों नेक्स्ट पवन पे। अब जो आपने अभी देखा, जो भू आकृति पर आधारित पवने हैं, फाइन, मैंने क्या लिखा है, ये लिखा रहा हूं मैं, भू आकृति। इस पर आधारित जो पवने हैं ये दो प्रकार की होती है। फाइन, बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपका कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब देखिए, जो भू आकृति की पवने हैं इसमें पहली पवन होती है जिसे कहा जाता है पर्वत तथा घाटी समीर। अब ये समीर क्या है इसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, पहले आप मेरी बात को या मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते जाएं। एक है पर्वत या घाटी समीर और दूसरा है, और यह भी याद रखें कि इसके लिए एक स्पेसिफिक डायग्राम बनता है, इस डायग्राम को भी अभी मैं प्लॉट करूंगा। फाइन, तो बहुत इजी है, उस त्रिकोशीय डायग्राम के जैसा टफ नहीं है, काफी सिंपल है। बट याद रखें जब भी आप इस समीर को समझाएं तो इसके बारे में डायग्राम जरूरी है। क्लियर? तो देखिए, भू आकृति अर्थात ये एक स्थानीय पवन है बच्चों। ओके, तो एक है पर्वत या घाटी समीर और एक है स्थलीय व सागरीय समीर। तो याद रखें दो समीर हैं, एक पर्वत और घाटी और एक स्थलीय और सागरीय समीर। क्लियर? और अब इसके बाद है वो जो क्षेत्र के आधार पर है। फाइन, यानी कि क्षेत्र के आधार पर जो पवने हैं, तो याद रखिए ये दो प्रकार की होती हैं। पहली वो जिनका नेचर, जिनकी प्रवृत्ति ठंडी होती है। फाइन, जैसे मैं अभी आपको नाम भी बताऊंगा, ठंडी स्थानीय पवने, और याद रखें दूसरी है गर्म स्थानीय पवने। फाइन, अब देखिए किस पवन को हम ठंडा या किस पवन को हम गर्म कहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, अगर किसी पवन को गर्म या ठंडे कहने का लॉजिक आप ये समझते हैं कि उस पवन का तापमान कम या ज्यादा होगा, तो बच्चों इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ लें कि किसी भी पवन का तापमान कम या तापमान ज्यादा होना उसे ठंडा या गर्म नहीं बनाता। क्लियर? उस पवन को ठंडा या गर्म बनाने का कार्य या उसे ठंडा या गर्म कहलाने का जो फैक्टर है, वो फैक्टर ये है कि उस पवन के किसी स्थान पर पहुंचने पर वहां ठंडी या गर्मी का एहसास हो। यानी कि यह बिल्कुल संभव है बच्चों कि यूएसए के एक प्लेस पर एक पवन का प्रवाह होने पर उस पवन का वास्तविकता में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, परंतु बच्चों जब यह पवन उस क्षेत्र में पहुंचती है तो उस क्षेत्र में जहां तापमान -4 डिग्री सेल्सियस था, वहां इस पवन के प्रवाह के कारण वार्मिंग इफेक्ट आता है, अर्थात गर्मी का एहसास होता है। इसीलिए 15 डिग्री सेल्सियस पर चलने वाली पवन भी उस क्षेत्र के लिए गर्म पवन का उदाहरण होगी, जबकि यही पवनें अगर भारत में चल जाएं तो भारत में इन्हें ठंडी पवन कहा जाएगा। क्लियर? यानी कि किसी भी स्थानीय पवन को गर्म या ठंडा कहने का मुख्य आधार उसका तापमान नहीं होता, और सिविल सेवा परीक्षा इसी प्रकार के किसी प्रश्न को कोट करके आपसे कहेगा कि किसी क्षेत्र की गर्म पवन का तापमान इतना होता है, तो याद रखिए तापमान नहीं
वो उस क्षेत्र में जो इफेक्ट जनरेट करे, जो प्रभाव उत्पन्न करे, उस प्रभाव के आधार पर आप कहते हैं कि यह पवन जो है वो उस क्षेत्र के लिए गर्म है या ठंडी है। क्लियर है बच्चों? नाउ अब ध्यान से देखिए, मैं कहना यह चाह रहा हूं, जस्ट ध्यान से देखिए, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि गर्म पवने तथा ठंडी पवने, इन दोनों के लिए आपको हमेशा यह देखना होगा कि वह एरिया, उस एरिया का तापमान पर इनका क्या प्रभाव है। फाइन, उस एरिया के टेम्परेचर पर इसका क्या प्रभाव है। अगर ये उस क्षेत्र के टेम्परेचर को या तापमान को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, तब इन पवनों को कहा जाता है कि ये पवनें उस क्षेत्र की स्थानीय परंतु अपरिवर्तनकारी पवन है। यानी कि वो पवनें जो किसी क्षेत्र में जाने पर उस क्षेत्र का जो तापमान है उसे बढ़ा दे तो हम उसे गर्म कहेंगे, कम कर दे तो हम उसे जो है वो ठंडी कहेंगे, अगर कोई भी परिवर्तन ना करे तो अपरिवर्तनकारी पवन कहेंगे। क्लियर हो गया? फाइन। तो अब देखिए, हमने देखा कुछ ठंडी है और कुछ गर्म है। अब मैं आपको कुछ ठंडी पवनों के बारे में बताता हूं, जैसे मिस्ट्रल। फाइन, ये एक बहुत ही ठंडी पवन है। बोरा इसी प्रकार की एक और बहुत ठंडी पवन है, और इसी प्रकार के ब्लिजार्ड एक पवन है। लेकिन अब हम इन्हें करने के पहले इस स्थानीय पवन को कवर करेंगे, अर्थात भू आकृति पर आधारित स्थानीय पवनों को। क्लियर? अब कैसे बनेगा डायग्राम और कैसे होती है, तो बच्चों सबसे पहले देखो, हम देखेंगे पर्वत तथा घाटी समीर। अब इस वर्ड पे ज्यादा फोकस ना करें बच्चों कि समीर क्या होता है। मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं, बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कि इमेजिन करो कि अभी जो है वो डे का टाइम है। डे यानी कि दिन का समय है। क्लियर? अब देखिए, ये जो है, इमेजिन करें कि ये एक, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, इस प्रकार से इस डायग्राम को जरूर बनाएं बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिले तो हमेशा याद रखिए कि आपकी कॉपी के लुक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब आपकी कॉपी में कंटेंट हो, ये तो इसेंशियल है, ये तो होना ही चाहिए, परंतु ये भी याद रखें कि आपकी कॉपी दिखनी बहुत इंटरेक्टिव चाहिए। फाइन, तो याद रखें कि इस प्रकार से यदि किसी क्षेत्र को आप देखें, जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए ये स्थलखंड है और दिन का समय है और यहां पर बच्चों पानी भरा हुआ है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये किस प्रकार का है, तो ये क्षेत्र है सागरीय क्षेत्र। फाइन, ये है स्थलखंड, ये है जलखंड। क्लियर? अब बताएं बच्चों, जो दिन के समय तापमान है, बताने का प्रयास करें कि दिन के समय तापमान है वो कैसा होगा। तापमान होगा उच्च, ठीक, लेकिन याद रखें जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो दिन के समय इस क्षेत्र का तापमान कैसा होगा, उच्च होगा। क्लियर? अब बताएं बच्चों, जब कभी तापमान, जस्ट अ सेकेंड मैं स्पेस मैनेज कर लेता हूं, ये हम क्लियर करते हैं थोड़ा सा। फाइन, चलिए वापस आते हैं। देखिए, ये डे टाइम की कंडीशन है। अब बताएं बच्चों, यहां पर तापमान कैसा होगा, यहां पर तापमान दिन के समय उच्च होगा, और जब भी दिन के समय तापमान उच्च होगा तो हमने प्रीवियस वीडियो में बेहतर तरीके से देखा है, टेम्परेचर हाई, प्रेशर कैसा, लो, यानी कि तापमान उच्च, दाब कैसा, कम। तो यहां पर जो प्रेशर है ये कैसा बना बच्चों, ये प्रेशर बना लो। क्लियर? अब बताएं बच्चों, इस क्षेत्र में जो सागरीय क्षेत्र है, सागरीय क्षेत्रों में तापमान दिन के समय इसके कंपैरिजन में, इसके रिस्पेक्ट में कैसा होगा बच्चों, कम।
तापमान कम तो प्रेशर कैसा बच्चों? हाई। अब मुझे एक बात बताएं बच्चों, पवनों का प्रवाह कैसे होता है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो ये जो पवनें चलना प्रारंभ होंगी, ध्यान से देखिएगा, ये पवनें सागरीय क्षेत्रों से किसकी ओर प्रवाहित हो रही हैं बच्चों? स्थलखंड की ओर। तो याद रखिए, अगर पवन का प्रवाह सागर से स्थल की ओर है, तब की कंडीशन में हम इसे कहते हैं कि ये सागरीय या समुद्री समीर है। और याद रखें, इसी के विपरीत होगी कंडीशन ये कि अगर कोई स्थलखंड इस प्रकार से है, फाइन, ध्यान से देखिएगा, ये स्थलखंड मैं बना रहा हूं, देखिए, और याद रखिए ये जो शेडिंग है ये बताती है कि ये कौन सा व्यू है। आप इसको साइड से देख रहे हैं, ये ऊपर से देखना नहीं है। ये एग्जामिनर को एहसास दिलाना जरूरी है, इससे कहते हैं फाइन डिटेलिंग। तो इससे एग्जामिनर ये जरूर फील करेगा कि आप, वो जिस भी विद्यार्थी कॉपी चेक कर रहा है, उस विद्यार्थी ने ज्योग्राफी को काफी इन डेप्थ पढ़ने का प्रयास करा है। फाइन, तो देखिए ये हमने बनाया सागरीय क्षेत्र। अब कंडीशन ये है कि अब हो चुकी है रात। क्लियर? अब बताएं बच्चों, रात के समय जो तापमान है वो कैसा हो जाएगा? वो तापमान हो जाएगा स्थलखंड में कम, परंतु स्थलखंड जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा, लेकिन सागरीय क्षेत्र देर से गर्म पर देर से ठंडा होता है। तो दिन भर में सागर जो है वो गर्म हो गया और रात के समय अभी वो गर्म है ही। तो रात के समय यहां पर तापमान ज्यादा, तो बताओ बच्चों प्रेशर यानी कि दाब कैसा होगा? यहां पर अब दाब हो जाएगा लो, क्योंकि तापमान कैसा है? हाई। तापमान कैसा है? उच्च है, क्योंकि रात का समय है और दिन भर में सागर जो है वो गर्म हो चुका है। इसी के उलट जब आप देखेंगे स्थलखंड में, तो यहां पर रात होते ही तापमान कैसा हो गया? लो। तो बताओ बच्चों प्रेशर कैसा हो गया? हाई, उच्च। और अब जो पवनें हैं ये इस प्रकार से चलना प्रारंभ होंगी। ये किस दिशा की ओर जा रही हैं बच्चों? ये जा रही हैं सागर की ओर। और कहां से जा रही हैं? स्थलखंड से जा रही हैं। तो इन्हें कहा जाता है स्थल। जस्ट सेकेंड, मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, अदरवाइज आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगी। अब देखें ध्यान से, इसे कहा जाता है बच्चों स्थल समीर। और याद रखिए, स्थल समीर और सागर समीर ये दिन और रात में होने वाली घटनाएं हैं, परंतु हमने यहां लिख क्या रखा है बच्चों? पर्वत या घाटी समीर। तो देखिए पहले इसे देखना जरूरी है। क्यों इसे देखना जरूरी है? क्योंकि इसे समझने में आपको लेस एफर्ट लगाना पड़ेगा। फाइन, अब अगर आप इसे समझ गए हैं तो हमें पर्वत या घाटी समीर समझने में कोई समस्या नहीं होगी। बताएं मुझे, पॉइंट क्लियर है सभी को कि स्थल समीर तथा सागर समीर इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? अब इसी को मैं आपसे कहूं कि सिविल सर्विसेज जब इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा तो बच्चों वो कभी भी इस प्रकार से सिंपल मैनर में आपसे प्रश्न नहीं करने वाला, वो आपको फिर से घुमाएगा। और मैंने आपको पहले बताया है कि हमें पढ़ना कैसे है बच्चों? हमें पढ़ना है वाटर ड्रॉप इफेक्ट में। और वाटर ड्रॉप इफेक्ट का मतलब है कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजों को हमें कवर करना है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि जो फिशरमैन है, फाइन, फिशरमैन से मेरा आशय क्या है? मछुआरे हैं। ये जो फिशरमैन है ये हमेशा एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। क्या है वो प्रोटोकॉल? तो ध्यान से समझिएगा, ये जो फिशरमैन है ना बच्चों, ये जनरली रात के समय मछली पकड़ने निकलते हैं। फाइन, अब बताएं बच्चों ये रात के समय क्यों निकलते हैं? क्योंकि रात के समय जो स्थल समीर है ये चलना प्रारंभ करता है और मछुआरों को रात में आराम से
डीप सी की तरफ, यानी कि डीप सी की ओर लेकर जाता है। यानी कि हमारे मछुआरों को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा अगर वो रात के समय अपनी शिप लेकर निकल जाए मछली पकड़ने के लिए। रात भर वो फिशिंग करें, रात भर मछली पकड़े, तथा डे के टाइम पर यानी कि दिन के समय ये जो मछुआरे हैं ये वापस आएंगे तो ये इन्हें वापस लाएगा कहां? कोस्टल एरिया की ओर। कोस्टल एरिया, और ये कोस्टल एरिया अर्थात तटीय क्षेत्र, यहां पर इन्हें आने में ज्यादा एफर्ट या ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पवन इनको लेकर आएगी। फाइन। तो ये याद रखें कि क्या कारण है कि सभी मछुआरे हमेशा जब फिशिंग के लिए निकलते हैं, मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं, तो ये रात के समय निकलते हैं और वापसी इनकी होती है दिन के समय। आपने मूवीज में भी देखा होगा। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि ये इन पवनों के सहारे सागर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और दिन के समय 4-5 बजे जब सागरीय समीर का आगमन होता है तो इस समीर के सहारे जो है, इस पवन के सहारे जो है, चलते हुए तटीय क्षेत्र को प्राप्त कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज जब भी कभी स्टेटमेंट कोट करे फिशरमैन के लिए, मछुआरों के लिए, तो स्टेटमेंट का आंसर हर बार जो है स्थल तथा सागर समीर होगा। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? फाइन। चलिए, अब नेक्स्ट डायमेंशन है, ध्यान से समझिएगा। अब आते हैं हम पर्वत समीर पे, पर्वत तथा घाटी समीर पे। क्लियर? देखिए, पर्वत तथा घाटी समीर। अब अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि ये जो क्षेत्र है, ध्यान से समझिएगा, ये इस प्रकार से 2 पर्वतीय क्षेत्र हैं और आपको भी इस डायग्राम को इसी डिटेलिंग के साथ बनाने की आदत डालनी होगी बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप सिविल सेवा परीक्षा को अपने प्रथम प्रयास में निकालें। तो आपकी कॉपी हमेशा एक ऐसा ऑरा लेकर चले, अपने आसपास ऐसा ऑरा बनाए कि एग्जामिनर को हमेशा यह फील हो कि स्टूडेंट ने आंसर को पूरी डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास करा है। और जब भी कभी एग्जामिनर को यह फील हो जाता है कि स्टूडेंट जिसकी वो कॉपी चेक कर रहा है उसने पूरी डिटेलिंग के साथ 1 या 2 या 4 आंसर्स को कवर करा, तो वो समझ जाता है कि जिसकी कॉपी है वो स्मार्ट है और उसी के प्रभाव से वो बहुत सारी आपकी मिस्टेक्स को जो है अवॉइड करता हुआ चलता है। क्लियर? अब बताएं बच्चों, अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहां अभी कैसा है, दिन का समय है। क्लियर? तो बताएं बच्चों, जो सनलाइट अभी आ रहा है ये क्या है बच्चों? ये है सनलाइट। क्लियर? अब ये जो सनलाइट आ रही है बच्चों, याद रखें कि इस कारण ये जो पर्वत बने हैं, इनकी छाया, इनकी परछाई, इनका शेडो इसके वैली वाले या इसके घाटी वाले क्षेत्र में पड़ेगा। तो घाटी वाले क्षेत्र में उतनी ज्यादा सनलाइट नहीं आ पाएगी दिन के समय। तो क्या होगा बच्चों? होगा ये कि पर्वतों का जो ऊपर वाला भाग है यहां पर तापमान ज्यादा होगा। क्लियर? क्योंकि सीधा इस पर क्या आ रहा है? सौर्यतापन आ रहा है। और दाब जो होगा बच्चों, इसका दाब होगा कैसा? निम्न, क्योंकि हमने पहले देखा है ताप और दाब का संबंध होता है, तापमान उच्च तो दाब निम्न। अब बताएं बच्चों, जो घाटी है यहां पर क्या डायरेक्टली सनलाइट आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो तापमान यहां कैसा हो जाएगा? कम। और याद रखिए, तापमान कम होगा तो प्रेशर कैसा होगा बच्चों? ज्यादा। क्लियर? तब की कंडीशन पर यहां पर जो पवनों का प्रवाह होगा, तो बताएं बच्चों, पवनों का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। तो यहां से इस प्रकार से पवन चलना प्रारंभ करेगी और ये
ऊपर की ओर जाएगी। इस पवन को कहा जाता है घाटी समीर। क्लियर? तो घाटी समीर क्या होते हैं? तो घाटी समीर वो दिन के समय चलने वाली पवनें हैं जो घाटी से ऊपर की ओर पहाड़ की चोटी की दिशा में चलती हैं, उन्हें कहा जाता है घाटी समीर। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? फाइन। अब देखिए, इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि हमने फिर से बनाना है इस डायग्राम को, लेकिन अब ये जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा किसके लिए बच्चों? रात के समय के लिए। फाइन। चलिए, तो ये हमने फिर से 2 पर्वत बनाए बच्चों, और याद रखें कि पर्वत समीर तथा घाटी समीर, इन पवनों के चलने के कारण भी कृषि काफी प्रभावित होती है इस क्षेत्र की। इसके बारे में भी अभी मैं डिस्कशन करूंगा। फाइन। अब यह है रात का समय। अब बताएं बच्चों, क्या रात के समय कोई सौर तापन आएगा? तो आंसर इज नो। तो याद रखिए, अभी कोई सौर तापन नहीं है। जब बच्चों सौर तापन नहीं है तो बताएं, ऊंचाई बढ़ने के साथ जो तापमान है ये क्या होता है बच्चों? कम होता है। तो जो पर्वत का ये क्षेत्र है, यहां पर जो ऊपर वाला भाग है, यहां पर तापमान कैसा होगा? अब कम। तो दाब कैसा हो जाएगा बच्चों? ज्यादा। और ये जो क्षेत्र है, इसके कंपैरिजन में इस क्षेत्र में जो तापमान है ये कैसा है बच्चों? अभी ज्यादा है। तो प्रेशर कैसा होगा बच्चों? कम होगा। फाइन। तो यहां प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर कम, यहां दाब उच्च, यहां दाब कम। तो पवनों का प्रवाह उच्च वायुदाब से किस वायुदाब की ओर होगा बच्चों? निम्न वायुदाब की ओर। तो इस प्रकार से पवन चलना प्रारंभ करेगी, जो चलते हुए कहां आएगी बच्चों? घाटी की ओर। फाइन। ये कहां से चलना स्टार्ट हो रही है? पर्वत से। किस दिशा में जा रही है? घाटी की दिशा में। इसलिए इसे कहा जाता है पर्वत समीर। क्लियर? और याद रखिए, इसी पर्वत समीर के कारण घाटियों की दिशा में पवन का प्रवाह देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर हो गया? फाइन। अब मुझे बताएं, क्या बेस्ट प्लेस होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना निवास अर्थात आप अपना घर बनाने वाले हैं? तो बताएं बच्चों कि आप किस क्षेत्र में अपना घर बनाना पसंद करेंगे? पर्वत के घाटी वाले भाग में या फिर पर्वत के चोटी वाले भाग में? कुछ देर का पॉज लें और फिर मुझे आंसर करें कि आप अपना घर किस स्थान पर बनाएंगे, घाटी के क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में। फाइन। यह है घाटी क्षेत्र। अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें कि आप कहां पर घर बनाना पसंद करेंगे। क्लियर? देखें, आई थिंक आप सोच पा रहे होंगे कि अगर हमने पर्वत के ऊपर वाले भाग में घर बनाया तो दिन के समय तापमान उच्च होगा, रात के समय तापमान निम्न होगा, और घाटी वाले क्षेत्र में दिन के समय तापमान कम होगा और रात के समय बहुत कम नहीं होगा। फाइन। तो पवनों का प्रवाह इस प्रकार से नीचे की ओर आएगा। फाइन। तो ये चीज हमेशा याद रखें कि जब भी कहीं सेटलमेंट होता है ह्यूमंस का, यानी कि मानव का जिस भी स्थान पर निवास होगा, सेटलमेंट होगा, वहां पर एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है इस चीज की बच्चों कि उस स्थान पर कृषिगत गतिविधियां हमेशा संभव होनी चाहिए। अब मुझे बताएं, क्या घाटी क्षेत्रों में कृषि करना संभव है? तो याद रखिए बच्चों, यहां पर कृषि करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। ये लगभग असंभव के जैसा है कि आप किसी घाटी के अंदर बहुत अच्छी कृषि कर पाएं। और यदि किसी क्षेत्र में कृषि संभव नहीं है तो यह याद रखें कि उस क्षेत्र में मानव का उद्विकास
या मैं कहूं मानव की उत्पत्ति से लेकर आगे का क्रम कभी नहीं रहा है। और इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि घाटी वाले क्षेत्रों में सामान्यतः मानव का अधिवास नहीं होता। अब यह याद रखें, आप कश्मीर घाटी नहीं समझें इसे। फाइन, ये ऐसा नहीं है कि कश्मीर घाटी की बात हो रही है। ये डिस्कशन इस बात का हो रहा है कि वास्तविकता में दो पर्वत के बीच का जो सकरा क्षेत्र है उसके बारे में। फाइन, आप इसे हिमालय से कंपेयर नहीं कर सकते। हिमालय की घाटियां बहुत बड़ी घाटियां हैं बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, एक होता है घाटी समीर, एक होता है पर्वत समीर। एक दिन के समय होता है और एक रात के समय होता है, और इन दोनों के प्रवाह के कारण ही घाटियों में सामान्यतः कृषिगत गतिविधियां संभव नहीं होती। क्लियर? तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कितने प्रकार की पवनें होती हैं। इन पवनों में से हमने स्थायी पवनें, जैसा कि मैंने यहां पर बनाया था, फाइन, हमने स्थायी पवनें पहले ही कंप्लीट कर ली थी। फाइन, इसके बाद है आवधिक अर्थात मानसूनी पवनें। और मानसूनी पवन के बारे में जब भी सिविल सर्विसेज आपसे पूछेगा तो यह भारत के मानसून से संबंधित प्रश्न होगा। क्लियर? और तीसरा है स्थानीय पवन। और याद रखिए, स्थानीय पवन को हमने दो भागों में विभाजित करा था। एक था भूआकृति के आधार पर और दूसरा था क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने भू आकृति के आधार पर जो स्थानीय पवन है इसको देखा। इसमें दो प्रकार की पवन आती है बच्चों। एक आती है स्थल और सागर समीर, जिसमें हमने सागरों से चलने वाली और स्थल खंड से चलने वाली पवन को देखा। और इसके बाद आती है बच्चों लास्ट पर्वत और घाटी समीर। इसको हमने इस प्लेलिस्ट में देखा। क्लियर? तो कल की क्लास में हम देखने वाले हैं ठंडी तथा गर्म स्थानीय पवनें। चलिए, आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप अपने नोट्स बना रहे होंगे और अपने नोट्स को कंटिन्यू अपडेट कर रहे होंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ वेरी नाइस डे बच्चों। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।